हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द इंस्पायरल स्टडी। मैं कपिल चौधरी और आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। यानी आज से सिलेबस शुरू कर दिया हमने। सिलेबस की डिस्कशन तो पहले हो गई थी, लेकिन सिलेबस के बारे में जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उनमें से द लिविंग वर्ल्ड यानी कि हमारी जो यूनिट है जिसमें से आपका 25 मार्क्स का आने वाला है, सबसे पहले हमने उसको उठा लिया है। ठीक है, यानी 85 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने 25 मार्क्स का द लिविंग वर्ल्ड ही सबसे पहले उठा लिया है। यानी अगर आप लोग तैयारी करेंगे साथ साथ तो ये जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, सबसे पहले अगर इनको हम जान लेते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। उसमें इस वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो 1 और 2 मार्क्स में आपके आ जाते हैं। ठीक है, हम इन वीडियोस को आपको लगभग 10-15 वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। अक्टूबर तक ये आपको पढ़ लेनी है। साथ ही जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, कुल मिलाकर के आपकी 30 वीडियोस हो जाएंगी जो आपको पास कराने में 100% योगदान होगा जिनका। ठीक है, तो बच्चों अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस के चक्कर में ना पड़े। जितना कोर्स यहाँ पे मैं करा रहा हूं आप केवल उसको पढ़ लें, आप 100% पास होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। मैं ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चंस लाता रहूंगा डेली बेसिस पे। कल तो हमने वीडियो नहीं दी, लेकिन आज हम रेगुलर आपको वीडियोस देंगे। शाम को डेली आपके पास वीडियो आ जाया करेगी 9 बजे से पहले। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए सबसे पहले बात हम कर रहे हैं कि हम द लिविंग वर्ल्ड से लेंगे। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव जगत। सजीव जगत के आज 2 टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 आपका डाइवर्सिटी यानी विविधता। ठीक है, और नंबर 2 कोशिका यानी सेल। देखो बच्चों, मैं ये इसलिए नहीं वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए कि आप लोग इनको पढ़े ना। मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं कि अगर आप यहां से अपने सिलेबस को तैयार कर लेते हो, अपने आप को तैयार कर लेते हो, तो 100% आपका एग्जाम निकलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, चलिए पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और अभी साथ साथ डिस्कशन करते चलेंगे। देखिए, अगर लिविंग वर्ल्ड की बात हो तो सबसे पहले आता है जीव विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले आता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो यहां सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, जीव विज्ञान के जनक कौन थे? जीव विज्ञान के जनक कौन थे या कौन है हम कह सकते हैं। कितने बच्चों को आंसर पता है, जरा मुझे बताओ। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां मैं क्लियर कर देता हूं कि बायोलॉजी के जो जनक हैं वो आपके अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता, एरिस्टोटल हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? सॉरी, शब्द जो था वो किसने दिया? यानी जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो ये दिया था बच्चों लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है जी, लेमार्क व ट्रेविरेनस 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम दिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वर्गीकी किसे कहते हैं? ठीक है, वर्गीकी किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान दो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा बच्चों सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियोस को। वर्गीकी किसे कहते हैं? दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पे हम ले लेते हैं इसको, वर्गीकी। वर्गीकी किसे कहते हैं? इट मींस कि व्हाट इज टेक्सोनोमी। ठीक है, व्हाट इज टेक्सोनोमी। ठीक है बच्चों, तो इसका हम जिक्र करेंगे, वर्गीकी क्या है। देखो बच्चों, पहले क्या था कि हमारे जो सारे एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, तो ये सब इकट्ठे थे, है ना। लेकिन जब हमारे साइंटिस्ट आए, कैरोलस लीनियस, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं अरस्तु, इन्होंने क्या किया था, इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है,
और वर्गीकरण करने के साथ साथ देखो पहले वर्गीकरण किया किसने, हमारे अरस्तु जी ने, जो हमारे साइंटिस्ट थे अरस्तु, सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने वर्गीकरण किया वो थे कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। क्लियर है बात। तो हुआ क्या था कि पहले जो वर्गीकरण हुआ तो केवल हैबिट के आधार पर कर दिया गया, लेकिन बाद में जब वर्गीकरण हुआ तो उनमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जिनमें आपकी अलग अलग फैमिली के अलग अलग मेंबर्स जिस तरीके से होते हैं, स्पीसीज आपकी, आपका किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, क्लासेस, तो इन सब को आधार लेकर के कैरोलस लीनियस ने आपका ये वर्गीकरण किया था। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि अरस्तु ने क्या वर्गीकरण किया था, केवल हैबिट के आधार पर कि भाई इसमें ब्लड है और इसमें ब्लड नहीं है, ये अंडे देते हैं और ये अंडे नहीं देते, ठीक है, तो उस आधार पर वर्गीकरण हुआ था। लेकिन बाद में जब कैरोलस लीनियस आए तो उन्होंने कुछ अलग ही अपना वर्गीकरण का प्रोसेस हमें दिखाया, ठीक है बच्चों। तो यहां बात हो रही है वर्गीकी की। वर्गीकी किसे कहते हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जीवों के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं, ठीक है ना, यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी विच इज गिवन बाय मिस्टर कैरोलस लीनियस विच इज द ग्रेट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है बच्चों। तो यहां सबसे पहली बात क्या है कि व्हाट इज टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी, ठीक है। साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने दी थी, कैरोलस लीनियस। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद में नया क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। हमने अभी बताया कि जो अरस्तु हैं उनको हम वर्गीकी के जनक बोलते हैं, ठीक है, वर्गीकी के जनक, ये तो है पुराने वाली वर्गीकी के जनक, ठीक है जी। उसके बाद कैरोलस लीनियस को क्या बोला गया था, आधुनिक वर्गीकी के जनक, आधुनिक वर्गीकी के जनक, ठीक है बच्चों। यहां हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्सोनोमी जो है उनके जो साइंटिस्ट हैं यानी फादर हैं वो आपके कैरोलस लीनियस हैं, और जो एंशिएंट टेक्सोनोमी हैं उनके जो फादर हैं वो हमारे कौन हैं, अरस्तु हैं। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सामने आता है निकल करके, हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में भी, ठीक है जी, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जीवों को वैज्ञानिक नाम देना क्यों आवश्यक है। देखो अगर आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए, जीवों को वैज्ञानिक नाम देना क्यों आवश्यक है। यानी व्हाई इज द नेसेसरी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू गिव साइंटिफिक नेम्स, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम वैज्ञानिक नाम क्यों देते हैं, इसका मेन कारण अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर सपोज करिए कि कोई मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिश का, एक तारा मछली है, एक रजत मछली है ना, और भी बहुत सारी मछली हैं, ठीक है, वेल मछली है। तो कई बार क्या होता है कि नाम तो सबके मछली है ना, सभी सेम है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल मछली कौन सी है ना। अब अगर मान लो हमने कोई मछली निकाली तो लगभग 10 टाइप की हमारी वैरायटीज हमारे सामने आई। अब हम उनमें से कैसे पहचान सकते हैं, है ना, कि भाई ये कौन सी मछली, अगर हमें निकालनी उसमें से वेल तो बड़ी हो गई, लेकिन अगर हमें रजत मछली निकाल ली तो कैसे निकालेंगे हम। तो हमें उसके कुछ उसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है कि भाई इसके इतने पैर हैं, या इसकी हैबिट है, या इस तरीके से सांस लेती है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं जो कैरोलस लीनियस की क्लासिफिकेशन है। तो बच्चों, जीवों को नाम देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जिससे किसी ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक यानी स्पेशल पहचान हो सके, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, चीज़ों को ढूंढने में आसानी हो, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके उनको ढूंढने में भी आसानी हो, ठीक है बच्चों। ये हमारा मेन पर्पस है कि जीवों को हम वैज्ञानिक नाम देते हैं। आप अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है जी। ये डस्टर पता नहीं कहाँ है आज मेरा, ये मुझे ऐसे रफ करना पड़ेगा। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, आपको मज़ा तो आ रहा है, बहुत अच्छे। अगर ऐसी बात है तो करते रहेंगे हम साथ साथ तुम्हारी बातें भी। चलो बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सबसे बड़ी बात, ICBN और ICZN का नाम आता है जी आपके एग्जाम में, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये क्या है। देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म का नाम इन दो पद्धतियों के द्वारा रखा जाता है, ठीक है, यानी एक कोड होता है, ठीक है।
ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, उसके बाद ICZN में क्या कर देंगे हम? इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। भाई कोई भी बात हो आप लोगों को समझ आनी चाहिए। देख ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे तो इन दो कोड के माध्यम से रखा जाएगा। यानी अगर किसी का बॉटनिकल नाम होगा, कोई प्लांट होगा, तो वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के रूप से रखा जाएगा। और अगर कोई एनिमल है तो वो जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बेसिस पर उसका नाम रखा जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गई हैं बातें। अगला जो क्वेश्चन है वो है उपचयी अभिक्रियाएं और अपचयी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। ठीक है, उपचयी अभिक्रियाएं और आपकी अपचयी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। ठीक है जी, यहां पे लिख लेते हैं हम। सबसे पहला हमारा है उपचयी और एक है अपचयी। इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म और इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पर ये, ठीक है, इन चीजों का मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये क्या है। आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि उपचयी और अपचयी में क्या अंतर है। देखो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे विजिबल है आपको? हाँ ठीक है, नजर आ रहा है। देखो बच्चों, आपका जो उपचयी है वो एनाबॉलिज्म है और अपचयी जो है वो कैटाबॉलिज्म है। देखो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर दो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो टाइप से होती हैं आपकी। ठीक है जी, दो टाइप से होती हैं, एक आपकी एनाबॉलिज्म और एक आपकी कैटाबॉलिज्म। ठीक है जी, पढ़ते रहो बस साथ साथ, गर्मी तो झेल लेंगे हम। उपचयी जो है वो एनाबॉलिज्म और अपचयी जो है वो कैटाबॉलिज्म। देखो बच्चों, यहां मैंने 1 + 1 + 2 1 + 1 = 2 क्यों लिखा है और 2 = 1 + 1 क्यों लिखा है? दोनों को अलग अलग फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा है। देखो बच्चों, अपचयी अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें छोटे छोटे तत्व मिलकर के एक बड़ा घटक तैयार करते हैं। छोटे छोटे घटक मिलकर के एक बड़ा तत्व तैयार करते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। अगर आप लोगों ने कभी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा हो, ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा हो, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपके पेड़ों के अंदर होती है, जिस प्रोसेस से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो वहां पर उनको चीजों की जरूरत होती है आपकी जल यानी वाटर की, ठीक है, इन्वायरमेंट से आई हुई CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, साथ ही साथ आपकी क्लोरोफिल की, और क्लोरोफिल के साथ साथ आपकी सनलाइट की। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक है जी, क्लोरोफिल आपका होता है हरित लवक जो कि पत्तियों में प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से आपका हरा रंग होता है पत्तियों में। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हैं। अब ये चार चीजें मिलकर के, यानी आपने रिएक्शन पढ़ी होगी CO2 + H2O, और रिएक्शन होने के बाद जब क्लोरोफिल की ये होता है तो यहां पर हमारा बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और साथ साथ हमारी O2 रिलीज हो जाती है, O2 गैस बाहर निकल जाती है, जिससे हम लोग भी सांस ले सकें। प्लांट्स जो है इसको रिलीज कर देता है। ठीक है, अब एक बात सोचेंगे थोड़ी सी हम डीपली जाकर के कि अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट नहीं होता तो क्या हमारा ग्लूकोज तैयार हो पाता? नेवर, कभी नहीं होगा, ये आप जान लें। बिकॉज अगर वाटर नहीं जाएगा तो वाटर की जो वैल्यू है इसके बिना तो काम होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि प्लांट को भी ये चीजें चाहिए होती हैं। आप लोग प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे, आप उनको इरिगेट नहीं करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि वो ग्रो नहीं करेंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो यहां अगर जल है, जल यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड तभी बना पाते हैं जब ये चारों चीजें इनके पास होती हैं। साथ ही साथ एक और चीज भी इसमें इन्वॉल्व है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जो आपके पत्तियों के अंदर होते हैं लेकिन काम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। लेकिन अगर स्टोमेटा नहीं होंगे, स्टोमेटा मतलब आपकी पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है जी, उन्हीं छिद्रों के माध्यम से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके प्लांट के अंदर आती है। ठीक है, और आपकी ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से
बाहर जाती है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हमें समझना है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने आपको बताया क्यों है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या हुआ कि 1+1 मैंने लिखा तो यहां =2 किया। क्यों किया? क्योंकि छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिल करके एक बड़ा सब्सटेंस बना रहे हैं। और ये क्यों बना रहे हैं मैं आपको बता दूं कैसे बना रहे हैं। छोटे छोटे सब्सटेंस यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट मिल करके ग्लूकोज बनाया, है ना, एक बड़ा सब्सटेंस बनाया। ठीक है जी, फूड बनाया, सबसे बड़ी बात। तो छोटी छोटी चीजें मिल करके एक बड़ी चीजें बन जाती हैं, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं, जो आपके सामने इक्वेशन मैंने दी है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को यानी जो एनाबॉलिज्म है आपका, जो एनाबॉलिक प्रोसेस है वो प्रकाश संश्लेषण होगी। ठीक है जी, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस पर आप कमेंट करके बताइए कि गुरुजी ये समझ नहीं आया। ठीक है जी, उसके बाद कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं। कैटाबॉलिज्म में हमने 2 = 1+1 लिखा है। क्यों लिखा है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है जी, बहुत बड़ा कारण है। क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कैटाबॉलिज्म जो होता है, मान लीजिए सपोज करिए आपने खाना खाया। ठीक है जी, खाना तो आप सभी खाते होंगे, मुझे पता है, कोई भूखा नहीं रहता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस खाना खाने के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर चल रही हैं, है ना। आपको पता नहीं होगा कि आपके शरीर के अंदर जब आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद उस खाने का क्या होता है, किस तरीके से डाइजेस्ट होता है और किस तरीके से उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, यहां मैं आपको बता रहा हूं जो आपका फूड है। ठीक है जी, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती में हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अगर आप लोग ऑक्सीजन नहीं लोगे, इट मीन्स कि अगर आप सांस नहीं लेते तो आपका फूड भी डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए आपको एक फ्रेश इन्वायरमेंट, एक फ्रेश पर्यावरण की जरूरत होती है, जहां पर आपको एक अच्छी मात्रा में गैसेस मिल सके। गैसेस का मतलब ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि हम ऑक्सीजन गैस को ही लेते हैं। अगर वो चीजें हमें नहीं मिल रही है, कई बार आपने देखा होगा, अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग जब होते हैं तो सीधी सीधी बात है कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है और आपको चक्कर आने के चांसेस रहते हैं। यानी आपका जो टोटल सिस्टम बिगड़ जाता है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं या गाड़ी में बैठ करके उनको उल्टियां लग जाती, वॉमिटिंग होती है। तो कारण वही है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऐसा होता है कि जब भी आप उसकी विंडो को ओपन कर देंगे अपनी कार वगैरह की, तो क्या होगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगी, तो आप लोगों को वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आप लोग अभी धीरे धीरे जानोगे तो हम समझाएंगे आपको। तो पहली बात क्या है कि आपका जो फूड है वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद अब आपने क्या हुआ कि आपने तो कॉम्प्लेक्स फूड खाया, यानी उस कॉम्प्लेक्स फूड को हम कैसे कॉम्प्लेक्स फूड कह सकते हैं। जो आपका सिंपल फूड, आप मान लीजिए आप रोटी खा रहे हो, आप कोई डिश खा रहे हो, मान लीजिए आप पोटैटो खा रहे हो, आलू खा रहे हो आप, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आपने जो रोटी खाई है, ठीक है जी, आपने जो चपाती खाई है और अपनी जो वेजिटेबल है उसको खाया है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड क्यों है? बिकॉज उसके अंदर मिनरल्स भी हैं, उसके अंदर विटामिन्स भी हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर फाइबर भी है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स फूड बनाया हुआ है, ठीक है जी। और जब ये कॉम्प्लेक्स फूड अंदर जाता है आपके अंदर, ठीक है जी, तो ये क्या होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत जो होती है आपकी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपकी, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर आपने डाइजेशन की प्रोसेस देखनी है तो पहले वीडियो पड़ी हुई है, वहां जाकर के आप देख लो, ठीक है। तो यहां छोटी आंत में इसका डाइजेशन हो जाता है। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है विली, उसको विली कहते हैं। और ये जब डाइजेशन होता है तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट को अलग कर देता है, प्रोटीन को अलग कर देता है, और आपका जो बाकी चीजें हैं जैसे मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, उनको अलग अलग कर देता है। और फिर यहां से काम शुरू होता है विली का। तो विली क्या करता है, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी बॉडी में फैला देता है, जिससे कि आप लोग काम कर पाते हो, ठीक है बच्चों। तो यहां अपचयी अभिक्रिया का जो मेरा बताने का पर्पस था वो ये था कि कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे वो टूटेगा, है ना। यानी जो जटिल पदार्थ होंगे, जो जटिल आपके सब्सटेंसेस हैं, उनका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना आपका क्या कहलाता है, अपचयी अभिक्रिया कहलाता है। और ये बात आप अपने माइंड में बहुत अच्छी तरीके से डाल लो, कभी निकलने ना पाए और ना कभी निकलेगी, ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो है द्विपदनाम पद्धति। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आई है, मैं इसलिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको नहीं पढ़ रहे हो ना, गलती आपकी है भाई, मेरी गलती नहीं है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसको हम लेकर के क्या कुछ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है।
ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको दोबारा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है जी, मुझे वैसे लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत इसमें आएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द्विपदनाम पद्धति। ठीक है जी, द्विपदनाम पद्धति है ये। ठीक है जी, अब ये किया किसने था मैं आपको बता दूं, आप लोग नोट करिए, कोई ज्यादा भारी भरकम बड़ी बातें नहीं है। ये लिनियस स्वीडन ने किया था, जिसका नाम कार्ल वानलिन है। ठीक है जी, मुख्य पुस्तकें सिस्टमा नेचुरा और स्पीसीज प्लांटेरम है। ठीक है, ये मैं आपको लिख देता हूं, सिस्टमा नेचुरा। ठीक है जी, और स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है जी, ये द्विपदनाम पद्धति जो थी, ये वैसे तो आपकी जो दी थी वो दी थी लीनियस स्वीडन ने। ठीक है जी, लीनियस स्वीडन ने, जिनका नाम कार्ल वानलिन है दूसरा नाम। ठीक है जी, और अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो वास्तव में प्रतिपादन किया था वो गैस्पार्ड वाहिन ने किया था। ठीक है जी, गैस्पार्ड वाहिन ने किया था। ये चीजें आपको भूलनी नहीं है। यानी द्विपदनाम पद्धति का, द्विपदनाम यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को भूलना नहीं है ये एग्जाम तक, उसके बाद भूल जाओ कोई गारंटी नहीं है। द्विपदनाम पद्धति का प्रतिपादन वास्तव में किसने किया था? गैस्पार्ड वाहिन। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप लोग, अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इसको आप लिखेंगे सारा का सारा। ठीक है, इसमें आप तीनों साइंटिस्ट के बारे में बताओगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, टीचर को लगे कि आपके पास एक अच्छी नॉलेज है और उस अच्छी नॉलेज को आप अपने टीचर्स के साथ साझा कर रहे हो ताकि आपको मार्क्स वो दे सके। ठीक है, मेरी बातें समझ आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो आप कोई बात नहीं, कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि ये बातें सर आपकी समझ नहीं आई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये हमारा जो द्विपदनाम था ये क्यों था, देखो मैं आपको बता दूं द्विपदनाम पद्धति क्या होती है। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, मैंने अभी भी बताया आपको। लीनियस ने क्या किया था, आपके दो टाइप के पद्धति दी थी, दो टाइप के नोमेनक्लेचर दिए थे, एक द्विपदनाम यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। यानी जो लीनियस थे उन्होंने दो टाइप के आपके नोमेनक्लेचर दिए हुए थे। दो टाइप के नोमेनक्लेचर जो थे उनमें पहला बाइनोमियल यानी द्विपदनाम पद्धति था, दूसरा त्रिपदनाम पद्धति यानी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर था। पहले वाले में जो आपका जो द्विपदनाम था उसमें आपका जीनस और स्पीसीज, ठीक है जी, यानी पहले नंबर पे आपका जीनस, मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, एग्जांपल आप समझ जाओगे उससे। जीनस प्लस स्पीसीज, ये तो था बाइनोमियल यानी द्विपदनाम। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए ही हूं यहां पर। ठीक है, जीनस प्लस स्पीसीज ये, और स्पीसीज के साथ प्लस सब स्पीसीज। ठीक है जी, सब स्पीसीज, ये था त्रिपदनाम। अब थोड़ा सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि आप लोग इंसान हैं और इंसान को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी, और ह्यूमन बीइंग का साइंटिस्ट नेम जो होता है वो होता है होमो सैपियंस। अगर आपको नहीं पता हो तो आज पता कर लो कि आपको ह्यूमन नाम से कोई नहीं जानता, आप होमो सैपियंस हैं। ठीक है जी, पहली बात। अब अगर होमो सैपियंस है तो ये क्यों है, तो ये बेटा आप लोग द्विपदनाम की पद्धति की वजह से हो, क्योंकि आपका जो जीनस है वो है होमो और आपका जो स्पीसीज है वो है सैपियंस। ठीक है जी, ये बातें मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। उसके बाद जो त्रिपदनाम पद्धति है मैं आपको बता देता हूं कि सैपियंस जो है वो हमारा सब स्पीसीज भी है, तो अगर त्रिपदनाम में आपका आएगा तो होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। कोई टेंशन अगर हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताओ, मैं बैठा हूं यहां। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा वर्गीकरण का। उसके बाद नया जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं, ये आप नोट भी कर लें साथ साथ। टेक्सॉन क्या है, टेक्सॉन का अर्थ क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय टेक्सॉन। एक वर्गीकरण समूह का कोई पद, इसको हम टेक्सॉन कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन में आएगा, एक नंबर में आएगा तो आप लोग लिख दें। उसके बाद वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति और वर्गीकरण की दो पद्धतियां होती हैं, आपको पता है, एक तो आर्टिफिशियल पद्धति, एक वर्गीकरण की दूसरी पद्धति, किंगडम वाली पद्धति। मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था, हमारे जो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस,
जो हमारे बॉटनी के फादर हैं थियोफेरेस्टस। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग लिख लें, मुझे पता है आप लोग होशियार हो बहुत ज़्यादा, आपको जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है तो आप लिख लो। ठीक है जी। थियोफेरेस्टस ने कब किया था? 320 BC। ठीक है जी, 320 BC। इसमें 320 ईस्वी में इन्होंने इसका वर्गीकरण कर दिया था। उस टाइम तो हमारा नामो निशान भी नहीं था, हम पता नहीं, ये भी नहीं था कि हम होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है जी, प्लानिंग ही नहीं थी कुछ। तो हैबिट के आधार पर जो आपके जो थियोफेरेस्टस थे उन्होंने कर दिया था इनको अलग। ठीक है जी। उसमें आपका पहला जो था वो एनीमिया था और इनेमा था। ठीक है जी, एनीमा था और इनेमा था। बहुत पहली बात है जी, आप लोग समझ के चलो कि ये क्या था। ठीक है बच्चों, अब जो एनीमिया था वे जंतु जिनमें रेड आपका जो ब्लड ही नहीं होता। ठीक है जी, यानी रेड ब्लड नहीं होता, इस तरीके से कर रखा था। और एक कर रखा था इनेमा जिसमें लाल रुधिर होता है। यानी सिंपल सी बात है कि यहां पर आपका रेड ब्लड होता है। ठीक है जी, और यहां पर आपका रेड ब्लड नहीं होता, रेड ब्लड नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद में बातें बहुत जरूरी हैं करनी। अब जो आपका रेड ब्लड नहीं होता वो स्पंज और मोलस्का होते हैं। आप लोग नोट कर लें, कभी आप भूल जाओ। जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया है, यहां ऊपर वाले में नहीं होता, यहां पे होता है। ठीक है, ये हमारे स्पंज हैं। ठीक है जी, स्पंज। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब रेड ब्लड जिसका होता है उसको तो आपको पता ही है, आप खुद हैं, आपका ब्लड रेड है, लाल खून है आपका। ठीक है जी। उसके बाद भी जो इनेमा थे, ये इनेमा दो पार्ट में डिवाइडेड थे, जिनमें पहला पार्ट विविपेरस था, यानी ऐसे जंतु जो अंडे नहीं देते, मतलब कि शिशुओं को जन्म देते हैं। आपको पता है वो कौन है? हम हैं, हम तो नहीं हैं, लेकिन हमारी ही जनरेशन में, हमारी ही एनिमिलिया जो हमारा ग्रुप है उसमें से जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं आपके, उनका जो होता है वो इनेमा में आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि वही एक नए जनरेशन को, एक नए बेबी को बॉर्न करते हैं। ठीक है जी। यहां पर जो नेक्स्ट है हमारा ओविपेरस, यानी ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, है ना, जिसमें मुर्गी आएगी आपकी। बहुत सारी चीजें आपको पता है, कौन अंडे देता है कौन नहीं देता, तो ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप होशियार बहुत हो। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, सेल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे जो चलते हैं हम किंगडम में, तो देखो मैं आपको बता दूं कि किंगडम जो है आपका, वैसे तो आपके कोर्स में 5 किंगडम बताए हुए हैं, लेकिन मैं आपको 2 किंगडम वाला भी बताता हूं। पहले क्या था? सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर पहले प्लांट्स में और एनिमल्स में डिवाइड किया गया। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा, उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें आपका एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्टा और आपका प्लांटी और आपका एनिमिलिया। मैं यहां नोट कर देता हूं, आपको दिक्कत होगी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें आपके 2 आए थे, यानी प्लांट्स किंगडम और आपका नंबर 2 एनिमल किंगडम। ठीक है जी, एनिमल किंगडम। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें नंबर पहला नाम एल्गी का था। इन सब चीज़ों को आगे पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। एल्गी दूसरा नंबर में फंजाई था। एल्गी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? शैवाल कहते हैं इसको हम। ठीक है जी। फंजाई को हम कवक कहते हैं हिंदी में। नंबर 3 प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही कहेंगे। ठीक है बच्चों। नंबर 4 पे प्लांटी और नंबर 5 पे आपका एनिमिलिया। ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लोग सारे एनिमिलिया ग्रुप में आते हो। ठीक है जी, एनिमिलिया ग्रुप में ही आप लोग आते हो। कल जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, कल हम सेल को डिस्कवर नहीं करेंगे, और रोबोटिक तो नहीं है, लेकिन सेल के बारे में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो बहुत बच्चे जो कंफ्यूज में थे कि सर कैसे पढ़ें, तो एक टॉपिक क्लियर हो गया है। इसके अंदर से ये लगभग 10 नंबर का आएगा, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो शेयर करने लायक है तो शेयर करिए, अगर कमेंट करने लायक है तो कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करने लायक है चैनल तो सब्सक्राइब करिए। के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो बच्चों थोड़ा सा चैनल को शेयर भी करो, ताकि और लोगों तक हम पहुंच पाएं और लोगों की हेल्प कर पाएं। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी ही हेल्प करें तो कोई बात नहीं, आप शेयर मत करो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा परिवार और ज़्यादा बढ़े, हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहें, तो आप चैनल के जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करिए। ठीक है जी। और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए, क्योंकि
आप लोग अगर साथ देंगे तो हम लोग आपके साथ ऑलवेज रहेंगे, साथ नहीं देंगे तो हम भी कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि पहले आप प्यार देते आ रहे हैं, आगे भी देते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।